हेलो स्टूडेंट, एएस पीसीएम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th वालों के मॉडल पेपर, यानी क्लास 10th वालों के जो मॉडल पेपर हैं, यानी परीक्षा से संबंधित जो मॉडल पेपर दिए जाते हैं वो आज कराने वाले हैं। आपको कम से कम 3 मॉडल पेपर तो आपको करने ही करने हैं, ध्यान रखना है। 3 मॉडल पेपर आपको करने ही करने हैं। वो मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, आपका जो मॉडल पेपर जब आप लेते हो तो उसके जो पीछे जो है आपको मिल जाएंगे, या आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो आज हम मॉडल पेपर कराने वाले हैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मॉडल को कराने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इस मॉडल का, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरीके से है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। आपको नीचे जो है इस सवाल जो है वो लिखा हुआ दिख जाएगा, हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन आपको कराएंगे, ठीक है। तो पहला जो सवाल रहेगा इसका वो बहुविकल्पी रहेगा। कैसा रहेगा? बहुविकल्पी, ठीक है। वो आपका बहुविकल्पी सवाल रहेगा, ठीक है। और वो बहुविकल्पी सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आपका पहला सवाल आपसे ये कह रखा है कि भाई शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली संख्या कौन सी है। नीचे आपको सवाल दिख रहा है, उसमें आप देखना जो पहली संख्या है, पहली संख्या जो दे रखी है वो आपका दे रखी है 124/164, ठीक है। दूसरी संख्या क्या दे रखी है? दूसरी संख्या जो है यानी कि वो दूसरी संख्या आपको दे रखी होगी आपको 131/130 या 30, जो भी है 30 दे रखा है तो 30 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और सी जो आपको ऑप्शन जो दे रखा है, यानी जो तीसरा ऑप्शन आपका जो दे रखा है वो आपका कौन सा दे रखा है? वो दे रखा है 227/625। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है यानी डी जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ ए बी सी मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये डी हो गया। ये ऑप्शन जो है वो दे रखा है आपको 625/462। अब आपको इसमें से दशमलव प्रसार जो है पूछ रखा है कि कौन सा दशमलव प्रसार जो है वो आपका शांत है, यानी कौन सी जो परिमेय संख्या है वो शांत है। कौन सी परिमेय संख्या कैसी है? शांत है। कौन सी परिमेय संख्या शांत है वो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है। क्या करेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है, तब आपको जो परिमेय संख्या दे रखी, जो आपको इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन से ही हल होगा। आपको क्या करना है, ये जो हर है, हर से हमें मतलब है। इससे मतलब है हर से, सिर्फ और सिर्फ हर से मतलब है। अब उस हर में हमारा काम क्या रहेगा कि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड काटना है। और यदि इसके अभाज्य गुणनखंड शांत दशमलव के लिए, किसके लिए? शांत दशमलव के लिए क्या शर्त है कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड वो जो है या तो सिर्फ 2 से ही कट जाए सब, या सब 2 हों, ठीक है, 2 से ही कटें, या जो है ये संख्या टोटल जो है 5 से कट जाए, या 2 से कट जाए या 5 से, या 2 और 5 दोनों से। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, या तो सिर्फ 2 से कट जाए, या सिर्फ 5 से, या 2 और 5 दोनों से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है इसमें हम हल करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे भाई, ऑप्शन से ही चेक करना है, ठीक है। तो आपका 164 जो है इसके हम खंड काटेंगे तो 2 से कटेगा आपका कितना, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, और 2 से 2 चौकू 8, 2 एकम 2। अब भैया जी 41 से ये कटेगा, यानी 2 तो आया लेकिन इसमें 41 जो है वो गड़बड़ कर गया। 41 कौन कर गया? गड़बड़ कर गया, तो ये तो शांत नहीं है। फिर हम इसको चेक करेंगे 131/30, ठीक है, दूसरे वाले को। तब हम क्या करेंगे, 30 के भाई सिर्फ हमें इससे मतलब है हर से, 30 के खंड काटेंगे, विगुणन खंड काटेंगे, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजा 10, और ये 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी कि 2 आ गया, 5 आ गया। गड़बड़ कौन कर गया? 3 आ गया इसमें, इसलिए ये भी जो है ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत, यानी ना ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। शांत हमको चेक करना है ना। अब हमको 625 लिखना है, यानी सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब, हमको जो है सिर्फ हर से मतलब है, तो 227/625 लिखा, जिसमें 625 के हम गुणनखंड 5 से काटोगे भाई, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 पंजे 25,
फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसमें देखो आप जो भी आपके गुणनखंड जो है यानी कि जो Q है यानी कि हर जो है उसके गुणनखंड टोटल 5 से काटे हैं, ठीक है, टोटल 5 से। हमने बताया या तो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों, इसके अतिरिक्त कोई नहीं, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, अब ये जो हो जाएगी शांत, ये कैसी हो जाएगी आपकी शांत हो जाएगी। अब भाई एक ही तो ऑप्शन सही होगा ना, एक ऑप्शन तो सही होगा सिर्फ, तो भाई हमें पता लग गया कि ये वाला ऑप्शन सही है, अब ये तो होगा नहीं, तो चलिए ये हो जाएगा आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपका सी, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड जो है Q के अभाज्य गुणनखंड, किसके, Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके या तो 2 से कटे या 5 से कटे या 2 और 5 दोनों से कट जाएं, किसके लिए, शांत दशमलव के लिए, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल जो है वो क्या क्या रखा है। चलिए दूसरा सवाल जो है वो हमारा क्या रखा है, इसको बच्चे नोट कर लो जल्दी से, दूसरा सवाल करें इसका। चलिए अगला सवाल जो है दूसरा वो क्या क्या रखा है, प्रायिकता से सवाल है, ठीक है। प्रायिकता जो है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है और वो आपका वीडियो जो है आपका डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स उसमें जो है उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो सवाल है इसको हम समझते हैं, ठीक है। क्या है, उस घटना जिसकी घटित होना असंभव है, यानी वह घटना जो घटित होना कैसा है, असंभव है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन भी इसमें दे रखे हैं, तो ऑप्शन जो है वो ए जो है वो आपका 3 है, ए कितना है आपका 3 है, ठीक है। और बी जो है ऑप्शन वो आपका रहेगा 2, और सी जो है वो आपका 1 है, और डी जो है वो आपका क्या है 0 है, ठीक है। अब सुनो ये क्या है, ये प्रायिकता क्या, प्रायिकता के इस ये क्वेश्चन जो है कुछ संभावित क्वेश्चन होंगे, हम आपको बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होंगे ऑप्शन में, वो आपके आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई घटना जो है वो संभव है, कैसी है, संभव घटना है, कैसी है, संभव घटना है, तब उसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 1, ठीक है। यदि असंभव है, ये हम निश्चित घटना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निश्चित घटना है, तब उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। असंभव घटना है, असंभव यानी कि इसको अनिश्चित कह सकते हैं, ठीक है, असंभव, समझना है आपको बहुत अच्छे से, असंभव, सॉरी, असंभव अगर घटना है तब क्या होगी प्रायिकता इसकी, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी कितनी, 0, ठीक है। यहां पर अनिश्चित भी लिख सकते हैं, यहां पर अनिश्चित या असंभव एक ही बात है। लेकिन यदि अगर और एक ऑप्शन आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया प्रायिकता जो है वो कैसी होती है, यानी प्रायिकता जो है उसका वैल्यू का लिमिट कितने तक होता है, तो प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है और 1 से छोटी या बराबर हो सकती है, क्योंकि निश्चित घटना जो है वो होती है 1 और अनिश्चित जो है वो घटना वो क्या कहलाती है आपका 0। और आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम आपसे ये कहें कि एक आपने बीकर ले लिया, एक कोई डब्बा ले लिया, उस डब्बे में हम आपसे ये कहें कि उसमें जो है सभी जो है वो आपके संतरा है, सभी क्या है, संतरा। अब आपको बिना देखे उसमें से एक अमरूद निकालना है, तो भाई सभी अगर संतरा है तो अमरूद तो उसमें निकलेगा नहीं, तब क्या हो जाएगा, यानी वो असंभव घटना हो जाएगी, तब क्या हो जाएगी 0। अगर हम कहें संतरा निकालिए, अब टोटल उसमें संतरा ही है, तब क्या हो जाएगी आपकी, भाई निश्चित निकलेगा, निश्चित हो जाएगी, तो हो जाएगी प्रायिकता उसकी 1। हाँ अगर उसमें संतरे और अमरूद दोनों हैं, ठीक है। या आप सोच रहे हो कि भाई नहीं हम तो यहाँ पर चेक करके देख लेंगे, आपको जो है संतरा अमरूद दोनों बिना देखे निकालना है, संतरा और अमरूद एक बार हाथ डाला, जो पकड़ में आया उसको आपने निकाल लिया, ठीक है। अब दोनों अगर उसमें है तब उसकी प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, वो निश्चित ना अनिश्चित होगी ना निश्चित होगी। वहाँ जो है कोई पता नहीं कि कौन सा जो है क्या पता आपका संतरा ही निकला या क्या पता जो है आपका अमरूद निकल जाए, ठीक है। वहां जो है प्रायिकता बढ़ जाएगी, 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल जो है वो आपका क्या क्या रखा है। तीसरा सवाल आपसे क्या रखा है कि समीकरण निकाय kx + 3y बराबर -3, 12x + ky बराबर -k के अनंत अगर हल है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, अगला कराएं।
इसकी प्रायिकता तो आप समझ गए हो ना। इसका जो आंसर वो क्या होगा, अनिश्चित घटना है। तो भाई अनिश्चित घटना है यानी असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो आप लगा लोगे ना भाई, यहाँ समझा दिया तो यहाँ आप सोच रहे हो अब यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, ये समझा तो दिया है। असंभव घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, या अनिश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। चलिए भैया जी, अगला जो सवाल है तीसरा, वो आपको 2 समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, और क्या रखा है, इन समीकरण जो है अगर इसके अनंत हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, उसमें क्या रखा है, अंततः अनेक हल हैं। ठीक है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या बहुत सारे हल हैं, इस तरीके से कह सकता है आपसे। तो क्या रखा है, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या रखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको हम, देखिए यदि अनेक हल हैं यानी यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, हमको पता है अपरिमित रूप से यदि अनेक हल हों, अनेक हल हों, सब बच्चों को पता है अपरिमित रूप से अनेक हल हों, तब क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब ये A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, ABC कहाँ से आपको आया, कहाँ से आप चेक करोगे ABC है कहाँ। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब भाई ABC क्या है, तो चलिए x का जो आपका गुणांक है वो आपका A1 है, क्योंकि पहला समीकरण है ना, ये जो है आपका वो आपका B1 है, और ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका C1। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका A2, ये B2, और ये हो जाएगा C2। ध्यान रखना चिन्ह सहित लेंगे। ठीक है, चिन्ह सहित जो है वो हम उठा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो A1 जो है वो आपका K है, अब A2 जो है वो हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, अब B1 जो है वो हमारा कितना है, 3 है, और B2 जो है वो आपका कितना है, K है, और C1 जो है वो हमारा कितना, -3 है, और ये आपका कितना है, K है। ठीक है, कोई दिक्कत है, लेकिन हमको अब K की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा K का वैल्यू, यहाँ से निकल जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो K का K में गुणा किया, क्या हो गया आपका, K स्क्वायर हो गया। 12 तिया कितना हो गया, 36। समझ में आ गया, 12 तिया कितना हो गया, 36 हो गया। अब ये जो है K बराबर, अब वर्ग हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा आपका वर्गमूल, और 36 किसका वर्ग है, सब बच्चों को पता है किसका वर्ग है, 6 का। किसका वर्ग है, 6 का। 6 6 36 यानी K का वैल्यू जो है प्लस माइनस का 6 होगा। प्लस माइनस 6 क्यों होगा पता है, रूट की जो भी वैल्यू होती है वो आपकी कोई क्लियर नहीं होती है कि माइनस का 6 का वर्ग करेंगे तब भी 36 आएगा, प्लस का वर्ग करेंगे तब भी आपका 36 आएगा। यानी वर्ग करने पर माइनस और प्लस का दोनों का प्लस में ही आता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। तीसरा सवाल आपका हो गया, चौथा सवाल कराते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, अगला सवाल जो है वो चौथा और पांचवा दोनों कराएंगे। चौथा सवाल जो है वो क्या है कि भाई इस तरीके से आपको एक रैखिक समीकरण दे रखा है। ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है जिसमें आपको y की वैल्यू दे रखी है 5 और पूछ रखा है कि x की वैल्यू बताइए। छोटा सा बच्चा कर देगा, क्लास आपका 3 4 5 का जो बच्चा होगा वो कर देगा इसको। तो क्या है, ये जो आपको रैखिक समीकरण दे रखा है इसमें आपको y की वैल्यू जो है वो 5 लगा देनी है, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बहुत सरल है। कैसे करेंगे उसको, चलिए समझो। ये 3x + 2, y की जगह क्या लगाना है आपको, 5 लगाना है, बराबर कितना आपका 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका 3x बराबर, ये आपका हो जाएगा बेटा 10 ये है, और 5 दूना 10 ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो। 3x ही जैसा वैसा, 5 दूना 10 बराबर 10, और 3x बराबर 10, 10 पच्छानते कर दो माइनस का 10, तब 3x बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 0/3, तब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगर बाई चांस हम ऑप्शन नहीं बता पाए तो आप नीचे देखो, आपको जो है सवाल दिया रखा होगा, आपको नीचे सवाल दिख रहा होगा, उसमें आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन है। हमको जो है हल करना है, आपको आंसर बताना है। आप ये भी अब चेक नहीं कर पाओगे भाई कौन सा है, भाई बहुत होशियार हो तुम सभी, पता लगा लोगे। ठीक है, ये नहीं कर पाओ तो फिर क्या फायदा है। चलिए, तो पांचवा सवाल जो है वो क्या है कि भाई इस तरीके से आपको एक समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण, और क्या रखा है इसका विविधकर अगर 1 है तो b क्या होगा। ठीक है, विविधकर यदि 1 है
विविधकर का मान जो है वो कितना है, 1 है, ये 1 आपका लिख रखा है। तो पूछ रखा है b का मान बताइए। तो चूंकि विविधकर का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। विविधकर का फॉर्मूला पता होगा तब आप जो है द्विघात समीकरण जो 3 नियम हैं, ठीक है, वो आपको पता होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, विविधकर जो हमको पता है d बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac, यही तो होता है। अब ABC, अब फिर कहो भाई कि ABC तो हमको पता ही नहीं है, तो ABC आप क्यों नहीं पता कर पाओगे, ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका C, ठीक है। यानी x² का जो गुणांक है, स्क्वायर वाले पद का गुणांक है वो a कहलाता है, और जो आपका एक घात वाला जो पद है उसका गुणांक जो है वो आपका b कहलाता है, और अचर पद है वो आपका c कहलाता है। चलिए यहाँ पर लगा दो। तो विविधकर हमको पता है, विविधकर कितना है भाई, 1 है। b कितना है, b की जगह पे b है, माइनस का b है, सॉरी, तो माइनस के b का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपका, a है 6, c कितना है, c आपका 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 बराबर, ये हो जाएगा आपका b² माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा माइनस का, ये 6 दूनी 12 और 12 चौक कितने हो गए आपके 48 हो गए, ठीक है। ये 24, 24 दूना 48, 48 बेटा यहाँ पक्षांतर कर दो, तो 1 प्लस 48 बराबर b², तब b² बराबर 48 और 1 कितना हो गया आपका 49 हो गया। तब b बराबर वर्ग हटाइए, वर्गमूल लगा दो, तब b बराबर बताइए क्या होगा आपका प्लस माइनस 7, 7 सत्ते 49, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से नोट कर लो, अगला सवाल कराएं। समझ में तो आ गया होगा सब बच्चों की, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ये 5वां सवाल जो है, 5वां सवाल और 4था सवाल नोट कर लिए, अगला सवाल बताएं। ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है, अब इसमें देखो ये जो ऑप्शन है ए, इसमें 1 साथ दे रखा है, बी वाला जो ऑप्शन है वो माइनस के साथ दे रखा है। अब भाई सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका प्लस माइनस के साथ दे रखा है, और डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका प्लस माइनस रूट में साथ दे रखा है। तो बताइए कौन सा होगा, ये वाला होगा। आप सोचो कि प्लस का भी है माइनस का भी है, तो भैया दोनों लगा दे इसमें, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ये वाला सी वाला, और यहाँ होता कि ए और बी दोनों, तो हम लगा देते। चूंकि ये वाला ऑप्शन दिया है तो हम ये वाला लगाएंगे। अगर ये वाला ऑप्शन ना देके ये दोनों दिए होते तो यहाँ पर ये दिया होता कि भाई ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से दिया होता, ठीक है। तब सी वाला ऑप्शन सही हो जाता कि भाई ये ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ दे रखा है, ठीक है, कि भाई प्लस माइनस 7 जो है वो हमको लगाना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या क्या रखा है। चलिए भाई अगला सवाल जो है वो आपका 6 और 7 रहेगा। कौन सा रहेगा, 6 और 7 रहेगा। इसको हम समझते हैं 6 और 7वां सवाल वो क्या है। तो द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x और प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या हैं, ठीक है। मूल क्या है, यानी मूलों की प्रकृति पूछ रखा है, चेक करेंगे यहाँ पर। हाँ, मूलों की प्रकृति आपसे पूछ रखी है, ठीक है। मूलों की आपकी प्रकृति पूछ रखी है कि मूल जो वो किस तरीके से होंगे। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विविधकर जो है वो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला वो हम निकालेंगे। विविधकर क्या है, तो देखिए ABC, तो फिर ABC की बात हो गई। चलिए A क्या है, A आपका ये हो गया, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, हमको जो है यहीं से हमको जो है D बराबर b² माइनस के 4ac लगा देना है, लगा दिया, ठीक है। B कितना है, -4 का स्क्वायर माइनस 4, A कितना है आपका, A जो है वो आपका 2 है, C कितना है, C हमारा 1 है, ठीक है। ये हो गया 4 चौक 16, ये हो गया 4 चौक 16, और ये 4 दूना कितना हो गया 8, 8 एकम 8, ये कितना बचा आपका 8। दोबारा से सुन लो, तो क्या हुआ कि भाई जो B है उसका वैल्यू हमने -4 लगा दिया, 4 आपका जो A है वो आपका 2 है, और C कितना 1 है, तो 4 दूना 8 एकम 8, तो 16 से 8 गया कितना बचा 8। अब ये कैसी है, ये जो है 0 से बड़ी वैल्यू है, माने कैसा है, धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक। यदि धनात्मक आ जाए, यदि जो है D जो है वो कैसी आ जाए आपकी, धनात्मक आ जाए, यानी विविधकर का मान जो है वो धनात्मक आ जाए, तो 2 असमान वास्तविक मूल होंगे, 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। ध्यान रखना है कैसे होंगे, 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। यही आपका क्या रखा हो कि भाई ये अगर माइनस का आ जाता
तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, या हम कहते हैं कि मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे यानी काल्पनिक होंगे यदि यहाँ पर -8 आ जाते तो, और यदि यहाँ बाई चांस 0 आ जाता तब, तो 0 आने की स्थिति में कह देते कि 2 समान वास्तविक मूल होंगे। यहाँ 0 आ जाएगा तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, ये 3 आपको पता होना चाहिए, तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि भाई यदि d जो है वो 0 से बड़ा आ जाए तब कैसा होगा, यदि d 0 से बड़ा आ जाए यानी कि धनात्मक आ जाए तब क्या होगा, 2 असमान और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यदि d 0 के बराबर आ जाए तब 2 समान और वास्तविक होंगे। ठीक है, यदि d बराबर जो है वो माइनस का आ जाए यानी कि d जो है वो आपका 0 से कैसा आ जाए, छोटा आ जाए यानी कि माइनस का आ जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मूल जो है वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। चलिए 7वां सवाल क्या है भाई, अब इसका जो ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं भाई। तो इसका जो ऑप्शन है वो कह रखा है कि भाई पहला है वास्तविक और बराबर, दूसरा है वास्तविक और भिन्न, तीसरा है वास्तविक नहीं। तो वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न, देखो असमान जो है इसका मतलब क्या, असमान माने भिन्न, असमान क्या होता है, भिन्न भिन्न, अलग अलग। ठीक है, यहां आ गया। अब देखिए 7वां सवाल है वो क्या है, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो किसी पासे को एक बार फेंका है, यदि किसी पासे को एक बार फेंका है तो जो कुल परिणाम है वो क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम जो है वो कुछ इस तरीके से होंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 होंगे। कितने होंगे, 6। और कह रखा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, जो पूछा जाए आपसे वही आपके अनुकूल परिणाम हो जाते हैं। तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, जो पूछा जाए वही अनुकूल है। तो चलिए अनुकूल परिणाम क्या है, सम संख्या की बात हो रही है, तो सम संख्या जो है वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी होगी 2 4 6 यानी 3 होगी। कितनी होगी, 3 होंगी। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आपको प्रायिकता जो है वो निकालनी है कि भाई सम संख्या आने की प्रायिकता, तब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल बटे कुल। ठीक है, ध्यान रखना है, अनुकूल बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल कितना है, अनुकूल है 3, कुल कितना आपका 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, 1/2 क्या रखा है, 1/2, 1/3, 1/6, 5/6, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें जो है 1/2 वही वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लो, 8वां सवाल कराएं, जल्दी से नोट कर लो। चलिए अगला सवाल जो है वो आपका 8वां रहेगा, और एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, और क्या रखा है, इसके शून्यांकों का योग बताइए। यहाँ पर शून्यांकों का योग पूछ सकता है, यहाँ शून्यांकों के व्युत्क्रम का योग पूछ सकता है, यहाँ मूलों का योग पूछ सकता है, मूलों के व्युत्क्रम का योग पूछ सकता है, मूलों का गुणनफल पूछ सकता है, शून्यांकों का गुणनफल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको यहाँ पर शून्यांक यानी x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ शून्यांकों का योग पूछा है या यहाँ पर मूलों का योग पूछा जाता तब भी यही होता कि भैया जो शून्यांकों का योग है, जो शून्यांकों का योग है या जो मूलों का योग है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब माइनस तो माइनस लगा दिया, b कितना आपका, तो a ये है, b ये है, c ये है, तो b कितना आपका 5 है, a कितना आपका 3 है, तो -5/3 आ गया। अगर बाई चांस आपसे ये पूछा जाता कि मूलों का गुणनफल, क्या पूछा जाता, मूलों का गुणनफल, तब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तब आप क्या कर देते, c की जो वैल्यू है वो आपकी -2 है, a कितना है 3 है। ठीक है, यही आपसे पूछा होता कि व्युत्क्रम का योग क्या है, क्या पूछा होता, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा होता, तब क्या होता 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, इस तरीके से निकालते। अब आपको पता है 1/अल्फा 1/बीटा कैसे निकालते हैं, यहाँ समझा देते हैं थोड़ा। तो भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, सूत्र क्या होता है उसको समझो। तो बीटा प्लस अल्फा
इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा बीटा, ये क्या होता है, ये होता है माइनस के बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस के बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो माइनस बी अपॉन सी होता है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन सी। डायरेक्टली याद रखोगे आप इसको, डायरेक्ट याद रखोगे कि भाई व्युत्क्रम का जो योग है, मूलों का या शून्यांकों के व्युत्क्रम का योग है, वो आपका माइनस बी अपॉन सी होता है, ध्यान रखोगे माइनस बी अपॉन सी होता है। अब माइनस बी, चलिए माइनस बी कितना है, तो बी हमारा 5 है, ठीक है। फिर सी कितना है, सी हमारा जो है माइनस का 2 है, और माइनस 2 जब हम यहाँ लगाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी पूछ लेता है, इसमें आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों तथ्य रहेंगे, तीनों सवाल जो है वो रहेंगे। 9वां सवाल जो है उसको समझते हैं, वो ये क्या रखा है कि भाई दो आपको निर्देशांक दे रखे हैं, दो आपको इस तरीके से बिंदु रखे हैं ए और बी, और उनका मध्य बिंदु जो है वो अगर पी है, तो आप इसमें ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताइए कि ए का मान जो है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल आपको नीचे दिख रहा होगा, सवाल जो है नीचे आ जाएगा आपका, तो क्या रखा है कि एक बिंदु ए और एक बिंदु बी का मध्य बिंदु अगर ये पी दे रखा है, तो उसमें आप ए का मान बताइए क्या है, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हमको पता है, देखिए हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की तो निकालनी है, तो ए जो है वो एक्स की जगह पे है, एक इसकी जगह पे एक्स की जगह पे है। अब हमें पता है मध्य बिंदु में यदि हम x का वैल्यू निकालें तो क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2। हम क्यों x1 हम ऐसा लगाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 क्यों लगाएंगे, टाइम खर्च नहीं करना ज़्यादा। तब x का वैल्यू देखो, ये है आपका x1, ये आपका y1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। x कितना है फिर भाई, x जो है वो आपका a बटा 8, x1 कितना है तो ये -4, कहीं भी मान लो चाहे x1 y1 ये x2 y2, लेकिन इनको जो है xy ही मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये xy है। तो ये -4 ये हो गया और प्लस के ये 5 ये हो गए, क्योंकि x2 जो है 5 है बटे कितना 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा a बटा 8 और ये हो जाएगा आपका 1 बटा कितना 2, 5 से 4 गया कितना बचा, 1 बचा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का a में ये हो गया 2a और ये हो गया आपका 8 एकम 8, 2 से काट दो 2 चौकू 8, यानी a बराबर कितना आ गया 4, a बराबर कितना आ गया 4। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका D वाला, इसमें दे रखा है -8, B ऑप्शन जो है वो -4 है, C वाला ऑप्शन जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 2 और D वाला ऑप्शन है 4, तो 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, 10वां सवाल जो है वो कराएं, जल्दी से नोट करो इसको। तो चलिए भैया जी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो 10वां है और वो क्या रखा है कि साइन थीटा कोमा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी बताइए। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। देखिए बीच की दूरी जब भी आपसे पूछी जाए तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला जो है d बराबर अंडर रूट में क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे तो होता है। चलिए हमें क्या काम करेंगे, x1 y1 x2 y2 अब कैसे छांटेंगे। तो क्या करना है आपका, ये जो x1 है ठीक है, पहला जो है इसको हम a मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया हमने b मान लिया, ठीक है। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, किसी को भी मान सकते हो आप इसको x1 y1, तो ये आपका x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। किसी तरीके से भी आप मान सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d बराबर अंडर रूट में, अब x2 कितना है, x2 जो है वो आपका cos थीटा है, क्या है cos थीटा, माइनस x1 क्या है वो आपका sin थीटा है, तो भाई इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 जो है वो आपका है माइनस के cos थीटा, ठीक है, माइनस y1 क्या आपका sin थीटा है, ठीक है। इसका आपको होल स्क्वायर करना है। चलिए तब d बराबर हो जाएगा ये रूट जैसा का वैसा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब a स्क्वायर मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा ये प्लस का sin स्क्वायर थीटा माइनस इसका उड़ा तो 2 sin थीटा और cos थीटा, यहाँ आ गया समझ में। अब प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम तो अब इसका पहले पद का वर्ग यानी cos माइनस cos थीटा का वर्ग करो तो ये प्लस का हो जाएगा वर्ग करने पर, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, इसका करेंगे भाई, ये जो साइन स्क्वायर है ना, अब साइन का जब हम वर्क करेंगे, ये माइनस का तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आपको इसका गुणा, यानी कि 2ab गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a है माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक आ गया, बहुत सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। अब कितना बचा, तो देखिए ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, ये आपका वैल्यू 1 होता है। इसी तरीके से ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कितना होता है, 1 होता है। तब 1 ये और प्लस 1 ये, तो ये अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ आपको यहाँ दूरी जो है तो कुछ ना कुछ मात्रक होगा, तो अब मात्रक हमको नहीं पता है मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मात्रक लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि भैया जी इसमें कोई ना कोई यहाँ पर मात्रक होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो √2 मात्रक हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर लो, क्योंकि यहाँ जो है हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, नोट कर लिया, ठीक है। अब इसकी जो है, इसमें आपको नीचे देखिए सवाल में आपको दे रखा है, जो ए वाला जो है आपका ऑप्शन वो √2 है, बी है 2 आपका, सी है √3 और डी जो है वो आपका 1 है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा √2, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं, इसको समझते हैं। ये आपका सवाल नंबर कौन सा रहेगा, 11वां सवाल रहेगा, ठीक है। अब 11वें सवाल को हम समझते हैं, तो वो क्या कह रखा है, 11 वाला सवाल कह रखा है कि कोसेक ए बराबर आपका सेक ए, कोसेक ए बराबर सेक ए हो तब आप ए का वैल्यू निकालिए। यहाँ इतना आपको दे रखा है, ये आगे और दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ए का जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए या बराबर हो जाए, या 90 से छोटा और बराबर हो जाए, यानी 90 से आगे ना जाए और 0 से पीछे ना जाए, यानी कि माइनस का ना जाए, ठीक है। तब देखिए कभी भी आपका, ध्यान सुनना, कभी आपका साइन ए बराबर कॉस ए दे रखा हो, कभी भी आपका टेन ए बराबर कॉट ए दे रखा हो, कभी भी आपका सेक ए बराबर कॉस ए के दे रखा हो, ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तब इन सब का जो वैल्यू होता है, तब यहाँ पर ए का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 45 अंश। कितना होता है, 45 अंश होता है। ध्यान रखना, थीटा है तो थीटा 45 अंश हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा, ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब भाई ये होता कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हमने उठाया, ये आपका क्या है, कॉस ए के, ठीक है, बराबर क्या आपका सेक के। वैसे ये आप सिर्फ इतना लगा देना, टाइम आपको खर्च नहीं करना है आपका। देखो यहाँ जो है ना, ये जो है इसको आप लिख सकते हैं 1/sin ए, लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, लिख दिया। अब कॉस ए इधर साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बटे साइन ए बराबर ये कितना हो जाएगा 1। कॉस बटा साइन क्या होता है आपका, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट ए। अब ये जो 1 है ये कॉट में किसकी वैल्यू है, ये जो 1 है वो कॉट में किसकी वैल्यू है। तो हमको पता है कि भैया जी जो कॉट ए है ये है कॉट 45 अंश की वैल्यू। कॉट यहाँ है, कॉट यहाँ है, त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो गया है, थीटा की तुलना कर दो, तब ए बराबर जो है वो हो जाएगा आपका 45 अंश। कितना हो जाएगा, 45 अंश। कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। तो आपको जब भी इतना दिखे, साइन और कोसेक, टेन और कॉट आगे पीछे हो जाए, ये बराबर ये या ये बराबर ये, एक ही बात है। और सेक और कोसेक ये जब बराबर हो तो आपको ए बराबर 45 अंश लगा देना है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, अगला सवाल कराएं। चलिए अगला सवाल जो होने वाला है वो आपका 12 है और एक आपका 13 है, ठीक है। दोनों हमने लिख लिए हैं, ध्यान से सुनना है। ये जो सवाल है, ये जो सवाल है इस तरीके का, ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा आता है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको जो है सारणी जो है अच्छे से याद होनी चाहिए। सही बच्चे जो है सारणी को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। याद करने का आपका अलग अलग तरीका हो सकता है, आप अपने तरीके से उसको याद करेंगे, ठीक है। अब टेन 45 अंश का वैल्यू सब बच्चों को पता है, टेन और कोट का जो है वो 1 होता है, टेन 45 अंश का मान। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, एक जैसा वैसा माइनस टेन 45 अंश का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1। अब बेटा यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, 1 प्लस टेन 45 अंश का वैल्यू 1 है तो 1 और वर्ग है तो हमने वर्ग लगा दिया, ठीक है। 1 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1, ठीक है। 1 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 से 1 गया
कितना बचा 0 बटा 2। अब 0 का किसी भी अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो क्या हो जाता है 0। ध्यान रखना है 0 में किसी भी संख्या का, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो हो जाता है 0। लेकिन 0 से अगर किसी संख्या के भाग दे देंगे, यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग दे देंगे तो वो अनंत हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो ऑप्शन आपका दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई आपका दे रखा है कि पहला जो ऑप्शन है वो कोसेक 90 है, कोस 90 है। यानी आपको देखो यहाँ आपको साड़ी की बहुत ज़रूरत है, साइन 90 है। ठीक है, और डी बी ये सी जो है वो बेटा आपका 45 है, और डी जो है वो आपका सॉरी ये tan 90 है, tan 90 है। और ये जो आपका साइन 45 है अगला डी वाला जो है। अब इनमें से आपको बताना है, देखिए साइन 0 अंश का वैल्यू होता है 0 और कॉस 90 अंश का वैल्यू होता है 0। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, ये इसका होता है भैया जी 1। अब पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि देखो साइन 0 अंश का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 अंश का 0 और कॉस 90 का 0, हमको ऐसे पता था। तो जब पहला ऑप्शन सही हो गया, आगे आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आगे अब चेक करके करोगे क्या तुम, ये बताओ। चेक करके आप क्या करोगे इसमें, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन 90 अंश का वैल्यू जो है वो कितना होता है 0 होता है। ठीक है, इसका साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है 0। चलिए ये जो सवाल है इसको समझेंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है। तो कोई एक जैसे घड़ी है मान लिया, अब घड़ी में कोई मिनट की सुई जो है, ये मिनट की सुई मान ली, ये r सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है, r सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, अब वो कह रखा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। कितना, 5 मिनट। मान लिया यहाँ पर 12 पे थी, 1 पर आ गई, 5 मिनट हो गए यहाँ पर। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो त्रिज्या है वो आपको r की जगह पर r ही दे रखी है, यानी त्रिज्या जो है r वो आपको r ही दे रखा है। ठीक है, और अब थीटा आप कैसे निकालोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, जब भी आपसे सेकंड की बात कहें, 1 सेकंड या 1 मिनट की बात कहें, तब आपका 6 डिग्री होता है। 1 घंटे की बात कर दें, 1 घंटे की, तो कितना होता है 30 अंश होता है। आप जानते हो निकालना। देखो ये टोटल जो है, ये टोटल एक चक्कर लगाने में 360 अंश जो है वो होता है। एक टोटल चक्कर, पूरा चक्कर 360 होता है। अब इसमें एक चक्कर में 60 मिनट या 60 सेकंड होते हैं, तो जब भी 1 मिनट की बात करें या 1 सेकंड की, तो 60 से भाग देंगे तो 6 × 36 6 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट या सेकंड की बात करेंगे तब, ठीक है, मिनट या सेकंड की बात करेंगे यहाँ तब। लेकिन यहीं आपका घंटे की बात कर दी जाए, किसकी, घंटे की, तो एक चक्कर में यहाँ पर 12 घंटे होते हैं। अब 360 टोटल था, 360 टोटल था। अब यहाँ पर जो है एक चक्कर में 12, तो देखेंगे भाई कि 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में जो है सॉरी एक चक्कर में 12 घंटे होते हैं। तो 12 से 12 दिया कितना, 36, यानी कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो 5 मिनट में जो है, 5 मिनट में, चूंकि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा 30, यानी 5 और 6 का गुणा हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पता है, सूत्र पता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इस थीटा की जगह पे आप ये जो थीटा आपको दे रखा है वो आपका कितना है 30 अंश है, तो यहाँ पर हम 30 अंश लगा देंगे बटे 360, और पाई आर की जगह बेटा आर है तो वैसा वैसा यहाँ से काट दो, 3 × 3 3 दूना 6, तो पाई आर स्क्वायर बटे 12। ठीक है, सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बटे 12। और ये जो रहेगा बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा 13 वाले का। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अगला सवाल कराएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या रखा है कि एक त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है और 60 अंश त्रिज्यखंड वाले कोण
का त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, त्रिज्या आपको दे रखा है, त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, रेडियस जो है वो आपका कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कोण जो है माने जो थीटा है वो आपका 60 अंश है, यही तो है। त्रिज्यखंड वाले कोण में त्रिज्यखंड कोण वाले त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए। क्या बताना है आपको, परिमाप बताना है। किसका परिमाप बताना है भाई, त्रिज्यखंड का परिमाप बताना है। किसका बताना है, त्रिज्यखंड का परिमाप। अब त्रिज्यखंड का परिमाप चूंकि हमें फॉर्मूला पता है, त्रिज्यखंड का परिमाप, सब बच्चे ध्यान रखेंगे इसको और सभी को लगभग ये फॉर्मूला जो है वो आपको पता होगा। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, तो भाई थीटा बटे 180 और पाई आर, ठीक है। आपको लिखा होगा थीटा बटे 360 2 पाई आर, ठीक है। इस तरीके से आपका लिखा होता है। सॉरी, ये आपका जो है परिमाप पूछा है, सॉरी क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। ये हमने वो बता दिया, आपका चाप की लंबाई हमने आपको बताई। तो परिमाप कैसे आप पता करोगे वो समझो। परिमाप जो है वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें त्रिज्यखंड का जो आपका चाप है यानी चाप की लंबाई है वो हमको निकालनी पड़ेगी। तो हम समझ लेते हैं पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए ये जो है आपका त्रिज्यखंड है जिसमें ये आपका कितना है 10.5 है, ये कितनी है 10.5 है, और ये और हमको पता लग जाए तो परिमाप पता लग जाएगा। परिमाप निकालना बहुत सरल है। हम आपसे कहें परिमाप निकालिए, कोई आपका कोई खेत है या कोई प्लॉट है उसका परिमाप निकालना है, जितनी भी भुजाएं हैं उसकी सभी भुजाएं जो है माप लो आप और उसको ऐड कर दो, बस परिमाप निकल आया। इसी तरीके से हमको जो क्या पता है, हमको 10.5 ये है, 10.5 ये है, ठीक है। 21 तो ये हो गया। अब हमको ये और पता लगाना ये क्या है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी चाप की लंबाई है। ये क्या है, चाप की लंबाई है। तो हम चाप की लंबाई पता करेंगे। पहले क्या करेंगे, चूंकि चाप की लंबाई जो है वो थीटा बटा 360 2 पाई आर या थीटा बटे 180 लगाएंगे, थीटा बटे 180। तो 2 पाई आर ना लगा के क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम पाई आर लगा देंगे। 2 से 360 कट गया 180 बार, ठीक है। अब थीटा कितना है 60 बटा 180, पाई जो है वो बेटा कितना, वो आपका हो जाएगा 22 बटा 7। आर कितना है, तो आर जो है वो आपका है 10.5, ठीक है। काट दो इसको, 6 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दो, ये 6 तिया 18, ठीक है। 3 से कटेगा, ये 3 से काटो इसको, 3 तिया 9 और 5 15, ये कट गया। अब यहाँ काट दो, देखो 3.5 है ये, यही तो है। तो 3.5 दूना कितना होता है 7, 2 से काट दो 11, तो 11 आंसर कितना आ गया 11। क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या हो गई 11 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें परिमाप निकालना है, हमको क्या निकालना है, परिमाप बहुत सरल, क्या है 10.5 प्लस 10.5 और प्लस ये 11, ठीक है। कितना हो गया 10.5 कितना हो गया आपका 21 ये हो गया, और 11 और ऐड करना है इसमें, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 32, कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप आपको पता लग गया 32 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चे। किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है इसमें ए वाला सही है, ए आपका 32 दे रखा है, बी जो है 23 दे रखा है, सी 41 दे रखा है और डी जो है वो 11 दे रखा है। तो इसका जो है वो हो जाएगा आपका कितना 32 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या किया, ये हमने जोड़ लिया और ये चाप की लंबाई और निकाल ली, और चाप की लंबाई जैसे भी हमको पता लगी वैसे ही हमने चाप की लंबाई और 10.5 आपका कितना हो गया, ये 21 हो गया, 21 और 11 ये हो गया आपका कितना 32 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सवाल जो रहेगा वो 15 क्या है। 15 सवाल आपका क्या रखा है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वांतर जो है वो डी है, तो सार्वांतर जो है कॉमन डिफरेंस डी वो आपका -4 रखा है, यानी एक एपी का सार्वांतर जो है वो -4 है। कितना है, -4 है। और 10वां पद क्या है 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 10वां पद, 10वां पद। तो हम यहाँ T10 लिख दें या हम A10 लिख दें, एक ही बात है। वो कितना है, वो 8 है, ठीक है। तो पूछ रखा है कि प्रथम पद बताइए क्या है, तो चूंकि यहाँ पर A10 जो है वो कितना है 8 है, यही तो है। अब 10वां पद क्या होता है, A + 9D बराबर 8,
तो a प्लस 9, ए हमको ज्ञात करना है, प्रथम पद जो है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, ध्यान रखना, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, यही तो हमको ज्ञात करना है ना, यानी कि ए जो है प्रथम पद वही हमको फाइंड करना है यहाँ पर। तो 9 और डी जो है वो आपका कितना है, -4 है, और ये आपका कितना हो गया 8। तो ए 9 चौकू कितना हो गया, ये 9 चौकू 36 बराबर 8 ही हो गया। ए बराबर 8 -36 पक्षांतर कर दो, प्लस का 36, ए बराबर 8 और 6 कितना 14, ये 44 आ गया, कितना आ गया 44, प्रथम पद कितना आ गया 44, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे, -40 और ये आपका कितना है 20 28 और ये रहेगा आपका 36। चेक करेंगे भाई क्या इसमें गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो आपको दे रखा है सवाल, पहले एक बार देखेंगे सवाल क्या रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वधातर -4 है, यानी d बराबर -4 है, 10वां पद जो है वो 8 है, ठीक है, 10वां पद हमने 8 लिख दिया। तो पूछ रखा है कि प्रथम पद कौन सा होगा श्रेणी का, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको पता है d जो है वो आपका -4 है, ठीक है। फिर 10वां पद आपका 8 है, 10वां पद यानी a प्लस 9d वो आपका 8 है, तो लिखेंगे a प्लस 9, d की वैल्यू बेटा कितनी है, d की वैल्यू जो है वो -4 है, तो ये हो गया आपका 36, 9 चौक 36 हो गया माइनस का, और पक्षांतर जब हम करेंगे तो ये भाई 8 और 36, 8 और 6 ये 14, 44 ही आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये आपका 44 ही होगा, ठीक है। प्रथम पद जो है वो कितना हो जाएगा 44, चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये 44 हो जाएगा, ठीक है। तरीका सही है और हो सकता है ये सवाल भी आपका सही है, हल जो किया है वो सही है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, अगला सवाल कराएं, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल जो है वो 16वां रहेगा, 16 और 17। सवाल कुछ इस तरीके से है कि 10 सेंटीमीटर घनाकार लकड़ी से काटकर अधिकतम आयतन वाला शंकु निकालना है, तो उस शंकु का आयतन जो है वो कितना है, ध्यान से समझना। यानी एक घनाकार लकड़ी है, उससे हमको एक शंकु जो है वो काटना है अधिकतम आयतन वाला, तो उसका आयतन जो है वो कितना होगा, तो समझेंगे। मान लीजिए जैसे ये कोई घन है, कोई एक घन है, ठीक है, ये घन हो गया आपका। अब इस घन से जो है अधिकतम आयतन का जो है हम एक शंकु काटेंगे, तो अधिकतम आयतन का जब एक शंकु काटेंगे तो शंकु जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी जो हमको ये मैक्सिमम त्रिज्या लेनी है, ठीक है, अधिकतम, तो अधिकतम इसमें 10 ही तो है, तो हम इस तरीके से लेंगे, ये हो गया अधिकतम आयतन का एक शंकु, ठीक है, जिसकी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपकी भुजा जो है वो 10 है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमको त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या। तो व्यास हो जाएगा, आधार का जो व्यास है वो हो जाएगा 10, तब जो त्रिज्या है वो 10/2 यानी कि 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, इतना आ गया। फिर अब ये ऊंचाई जो है, हाइट, आपको पता है घन जो है उसकी प्रत्येक जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी, तो ऊंचाई इसकी भी कितनी हो जाएगी, 10। कितनी हो जाएगी, 10। इसका मतलब ऊंचाई जो है h वो 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या r कितना है, त्रिज्या जो r है वो आपका कितना है, वो आपका 5 है, ठीक है। व्यास जो है 10 हो गया था तो आधा हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रखा है कि इसका जो है आयतन क्या होगा, तो हम निकालेंगे शंकु का आयतन। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, शंकु का आयतन। हमको ऊंचाई और त्रिज्या पता है, शंकु का आयतन निकालना है। कितना हो जाएगा भाई, शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। r कितना है, r 5 है तो 5 × 5, और h कितना है, 10 है। 5 पंजे 25, 25 का 22 में करेंगे, 25 पंजे हो गया, 25 दूना हो गया आपका कितना 50, और 25 दूना 50 और 5 55, 550 ही हो गया इन तीनों का गुणा, और गुणा में कितना आपका 100 है, 10 है, तो 10 का भी जब गुणा करेंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यही तो हो जाएगा। 7 कितना हो गया, 21 हो गया,
चलिए भाग देते हैं हम कितना 5500 में 21 का। 21 दूना कितना हो गया 42, कितना बचा आपका ये, यहाँ बचा आपका 3, यहाँ 1, ठीक है। फिर यहाँ देंगे 21 का इसमें तो 6 बार दे देंगे, कितना 6 से हो जाएगा ये, 6 कम 6, 6 दूना 12, 126, कितना बचेगा फिर ये बचेगा आपका 4, ठीक है 0। 21 दूना हो जाएगा 42 ज़्यादा, तो 21 एकम 21, कितना बचा 21 एकम 21, यहाँ बचा आपका 9 और यहाँ बचा आपका 1, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लो, 190 हो गया, ठीक है। अब 21 निम्मा कितना होता है 189, 21 निम्मा 189, ठीक है। तो ये जो है लगभग कितना आ गया, ये लगभग आ गया 261.9 सेंटीमीटर क्यूब, 261.9 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये, इसमें ऑप्शन रहेगा आपका, ये मिल जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ए का रखा है 260 सेंटीमीटर, बी जो है वो 260.9, सी जो है 261.9 और डी जो है 262.7, तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 17वां सवाल देखते हैं। 17वां सवाल आपका क्या कर रखा है, आपसे क्या रखा है कि भाई एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। यानी अगर हम यहाँ बात करें बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई h जो है आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, जैसे हमने मान ली यहाँ पर x मान ली, ठीक है। तो यहाँ जो ऊंचाई है इसकी शंकु की, उसको हम h जो है उसको भी हम बराबर मानेंगे, x मानेंगे। यदि इसकी त्रिज्या r जो है वो हमने x बाई माना है, तो यहाँ भी जो त्रिज्या r है वो हमको बाई मानना पड़ेगा, दोनों बराबर है। पूछा है आपसे कि आयतनों का अनुपात बताइए। क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात, ठीक है। आयतनों का अनुपात आपसे पूछा है, तो पहले है बेलन का आयतन, किसका, बेलन का आयतन। वैसे आपको ये सब मानने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप कर दोगे। और ये हो जाएगा आपका शंकु का आयतन, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। चलिए बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर अब मान लो, देखो यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई सेम रखेंगे, यहाँ पर जो है मान नहीं लगा रहे। अगर मान लगा भी दोगे आप, यहाँ एच की जगह पे एक्स लगा दोगे, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ बाई और बाई तब कट जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। हमको क्या करना, ऊंचाई ये बराबर है तो हम यहाँ ही काट देते, चलो मान नहीं लगाते हैं। मान लिया मान नहीं लगाया, तो देखो त्रिज्या आपकी बराबर और ऊंचाई बराबर रखनी है, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, ऊपर कितना बचेगा 1, तो बचा 1/1/3, ठीक है। ये आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 3/1। यानी जो अनुपात आएगा, जो आपका अनुपात आएगा वो आएगा 3:1। कितना आएगा, 3:1। आंसर चेक करेंगे यहाँ पर, तो पहला दे रखा है 1:3, दूसरा 3:1, दूसरा 2, तीसरा जो है वो आपका 2:3, और चौथा जो है वो आपको 2:5 दे रखा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। कौन सा सही होगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो दे रखा है 3:1, वो वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। अगर आपको देखो, अगर आपका मन है कि नहीं हम तो वो मान लिया है वो लगाएंगे, तो लगा देना, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। यहाँ पर पाई हो जाएगा, आर की जगह पे आपको क्या लगाना है, आर जो है हमने बाई माना है, तो बाई स्क्वायर एक्स बटे 1/3 और पाई बाई स्क्वायर एक्स, ये आपका इतना पूरा कट जाएगा, 1 रह जाएगा। बात तो वही पड़ेगी। चूंकि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, मान लगा दो ना लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊंचाई और त्रिज्या हम यहाँ पर जैसा का वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, अगला कराएं। चलिए भैया जी, अगला जो सवाल रहेगा वो आपका 18, 19 और 20 जो है वो हम कराएंगे, ठीक है। 18 सवाल क्या है, 18वां सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, मेंसुरेशन से आपका। तो क्या है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, स्लैंट हाइट जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या जो है आर वो आपका 3 सेंटीमीटर है, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि एच जो है वो आपको बताना है, परपेंडिकुलर जो है वो आपका बताना है कितना है,
ठीक है, तब आपको पता है, देखो L और R और H में संबंध आपका क्या है, L बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये कहोगे भाई अंडर रूट हम लगाएंगे नहीं, तो वही है आपका कर्ण वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, वही वाला सिस्टम है। तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, L कितना दे रखा है आपका 5 दे रखा है, तो 5 का वर्ग, R कितना दे रखा है 3, तो 3 का वर्ग, और ये H जो है जैसा का वैसा H स्क्वायर, क्योंकि H हमको जो है ज्ञात करना है। 5 पंजा 25 और 3 तिया 9, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर। 25 से 9 गया कितना बचा 16, अब वर्ग यहाँ से हटाएंगे, वर्गमूल लगा देंगे, तो H बराबर हो गया 4 चौक 16, यानी कि 4 हो गया, यानी 16 किसका वर्ग है 4 का। तो ऊंचाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब सोच रहे हो कि भाई यहाँ सर जी माइनस का दे रखा हो, तो यहाँ जो है ऊंचाई वहाँ ऑप्शन में -4 +4 इस तरीके से दे रखी हो, तो देखिए ऊंचाई जो है हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, माइनस में आ भी जाए तब भी आप प्लस में ही लगाओगे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो क्या रखा है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर वाला इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, यदि श्रेणी दी हो, दी नहीं है लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप कह रखा है, आपको दे थोड़ी देगा कि लो भाई श्रेणी दे रखा हो और खुद कहे आप इसमें निकालिए, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो श्रेणी क्या रहेगी आपकी, 1 से 10 तक की सम संख्या क्या रहेगी, तो 2, 4, 6, 8 और 10, 10 तक की, ना कि बीच की। अगर बीच की गए तो 8 तक रहेगा, 10 तक की यानी 10 भी आ गया, तो ये आ गई आपकी 1 से 10 तक की सम संख्याएं, ये आ गई आपकी सम संख्या आ गई। ठीक है, 1 से 10 तक की सम संख्या। अब क्या रखा है इनका समांतर माध्य बताइए, तो हमको पता है समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पद कौन सा है, 2, 4, 6, 8, 10, कितनी संख्या है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं 5 है, तो बटे 5। ठीक है, अब इनको जोड़ लो बेटा, 8, 2, 10 और 6, 4, 10 हो गए 20, और 10 कितना हो गया 30, तो 30 बटा 5, 5 से काट दो, 5 का 30 यानी 6 हो गया इसका आंसर। अब ये जो सवाल है, ये तो भाई ये सवाल का आंसर कौन नहीं दे पाएगा कि भाई इसका बहुलक बताइए। इस श्रेणी में आपको बहुलक बताना है। कैसे बताओगे बहुलक, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही है, 19, 38, 25, 38, 38, 25, 18, 38, 25, 19, इनमें सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आई है 38, तो इसका बहुलक जो है वो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। जल्दी से बच्चे इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल रहेंगे वो आपके 2-2 नंबर के सवाल रहेंगे, वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। कैसे, वर्णात्मक जो हैं वो आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आपका ये सवाल जो रहेगा वो आपका वर्णात्मक प्रश्न का पहला यानी पहले का का रहेगा। कौन सा रहेगा, खंडवा का पहले का। ठीक है, क्वेश्चन आपको नीचे दिख जाएगा, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं और सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन आपको नीचे दिखेगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा, सिद्ध कीजिए किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या है कि भाई कोई एक त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, नाम इसको दे दिया ABC। ध्यान सुनना, नाम क्या दे दिया ABC। अब वो क्या रखा है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा, तो ये एक भुजा, ये पहली भुजा मान ली हमने, ये पहली भुजा। ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु, ये इसका हमने मध्य बिंदु मान लिया ABC, तो हमने मान लिया ये D, मध्य बिंदु क्या मान लिया D। ठीक है, D। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा ये मान ली, दूसरी भुजा ये मान ली, पहली है दूसरी। ठीक है, और मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु क्या है, पहली बिंदु का जो मध्य बिंदु है, यानी पहली रेखा का जो मध्य बिंदु है वो क्या है आपका D है। ध्यान रखना है, कौन सा है D।
ठीक है, तो पहली भुजा का मध्यबिंदु तथा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, ये रेखा खींचती हमने, इसके ये समांतर है, ठीक है, नाम हमने इसको DE दे दिया, ठीक है, समांतर खींची गई स्पर्श रेखा तीसरी भुजा को समद्वायित करता है। सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा भी समद्वायित होती है, तो इसका मतलब हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या हमको सिद्ध करना है, तो दिया क्या है हम पहले वो लिखेंगे, ठीक है, हमको क्या क्या रखा है कि भाई AB का मध्यबिंदु D है, AB का मध्यबिंदु क्या है, D है, ठीक है बच्चे, अगर AB का मध्यबिंदु D है इसका मतलब AD जो है वो बराबर किसके हो जाएगी, DB की हो जाएगी, AB किसके बराबर हो जाएगी, DB के, ठीक है, और और DE जो है वो समांतर BC है, और क्या दिया है कि DB जो है DE वो समांतर किसके है, BC के, इतना हमको दिया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है फिर हमको, बहुत सरल सवाल है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को भी ये समद्वायित कर देगा, यानी पहली भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई कोई रेखा और दूसरी भुजा के समांतर हो तो वो तीसरी भुजा को ही समद्वायित करता है, यानी AC को समद्वायित करता है, समद्विभाजित, ठीक है, करता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि AE बराबर EC, ये हमको प्रूव करना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर किसके, BC के है। यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा हम ऐसी खींच दें, बीच में क्रॉस करती हुई, दो रेखाओं को क्रॉस करती हुई एक ऐसी रेखा खींच दें जो एक दूसरे के समांतर हो, तब लगता है 6.1 प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय। वो क्या होता है, 6.1 से क्या हो जाएगा, 6.1 से जो है वो हो जाएगा आपका AD बटे DB बराबर AE बटे हो जाएगा आपका EC। कोई दिक्कत है यहाँ पर, इतना लिख दिया। अब हमको क्या पता है कि भाई AD जो है ना, AD वो बराबर किसके, DB की, तो इस AD की जगह पर तो लिखेंगे हम, चूंकि AD जो है ना वो बराबर किसके, DB के है, तो हमको क्या करना है, इस AD की जगह पर DB लिख दिया और बटे DB आपका लिखा है, और ये हो गया AE बटे क्या हो गया, EC। यहाँ तक आया सब बच्चों को। AD से AD बेटा एक बार हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, AE का एक में करेंगे तो हो जाएगा ये AE, ठीक है। अब EC का एक में करेंगे तो हो जाएगा ये EC। क्या हमको यही प्रूव करना था, क्या यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है, यही तो हमको प्रूव करना था, तो यही हमको सिद्ध करना था कि भाई एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई कोई रेखा दो दूसरी भुजा के समांतर हो तो तीसरे को समद्वायित करती है। बहुत बढ़िया सवाल होने वाला है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अगला कराएं। चलिए अगला सवाल जो है वो आपका पहले का खा रहेगा, पहले का खा, और वो क्या रखा है कि आपको एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बच्चे आपको पता होना चाहिए। क्या होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें हमको पता लगा कि भैया अल्फा प्लस बीटा चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। तो हम एक काम करेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x², नीचे लिख देते हैं थोड़ा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, कुछ इस तरीके से है, जिसमें हमको अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमको पता लगाना। अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये जो मूल दे रखे हैं, ये जो मूल दे रखे हैं या शून्यांक, हमने आपसे कहा मूल और शून्यांक आप एक ही मानो, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है,
समझ में आ गया क्या करना है? देखिए मूल, अगर यहाँ मूल कह दे या शून्यांक कह दे एक ही बात है। तो एक मूल जो है या एक शून्यांक वो है आपका 3 जिसको अल्फा मान लिया, एक बी है, सॉरी 1/3 है जिसको हमने बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जोड़ के देख लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3 और बीटा का कितना है 1/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और सॉरी 3 तिया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है, 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 10/3 तो ये हो गया, कितना हो गया 10/3। अब चूंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है आपका, अल्फा 3 दिया है और बीटा बेटा 1/3 दिया है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मान लगा देना है। तो मान जब लगाएंगे तब क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 10/3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 = 0। इतना भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये भी आपका सही है, गलत नहीं होगा आपका। नहीं तो आप 3 एलसीएम ले लो, 3 का गुणा कर दोगे 3x² माइनस के कितने 10x, 3 का गुणा 3 एकम 3 और ये बटे में कितना आ जाएगा 3 = 0। ये जो बटे में 3 है भाग में गुणाम चला जाएगा और जब भाग का गुणा में जाएगा इस तरीके से 0 में तो कितना हो जाएगा 0। तो ये आप इतना छोड़ दो, बहुत अच्छे, इतना छोड़ दो, इतना भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबर जो है सेम मिलेगा। ठीक है, नंबर आपको 2 ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा इससे। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख के आपको छोड़ देना है। जल्दी से इसको नोट कर लो, अगला कराएं। चलिए अगला सवाल जो है वो आपका पहले का गा है। आपको 2 निर्देशांक दे रखे हैं, एक जो है a = 1,3 और b = -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है या विभक्त करता है। तो विभक्त, अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। यहाँ पर जो है अंतः विभाजन हो सकता है, अंतः विभक्त हो सकता है या विभाजन बिंदु कह सकता है, ओनली कुछ भी कह सकता है यहाँ पर तीनों में से। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ए जो है वो आपका कितना है 1,3 है और बी जो है बेटा वो आपका कितना है -4,6 है। और जो आपके जो अनुपात दे रखे हैं वो 2,1 है, यानी कि m1 = 2 हो गया, m2 = 1 हो गया। कितना सरल है। इसमें आपको x1/1, इसमें आपको x2/2 मान लेना है। अब सर जी x1/1 इसको या इसको किसी को भी मान लो, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना x1/1, पहला x दूसरा y, इसको चाहे x1/1 इसको x2/2 मान लो। पहले को x मानना है, दूसरे को y मानना है। ठीक है, ये आप x1/1 इसको मान लेते तो x2/2 ये हो जाता, कोई फर्क इसमें पड़ने वाला है नहीं। लेकिन आपके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि ना सर जी अब मैं एक काम करेंगे x1 ये y2 मान लेंगे, ऐसा ना है। ठीक है, आपको इसी तरीके से मानना पड़ेगा जिस तरीके से बताया है। अब विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक ही तो पूछे आपसे, विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक या विभाजन बिंदु के निर्देशांक एक ही बात है। तो ये m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 कॉमा y का वैल्यू क्या होता है m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। ठीक है, जब 1 तब 2, जब m बन लेंगे तब x या y की वैल्यू इनटू में 2 लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत सरल हो जाता है, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। m1 कितना है 2, x2 कितना है x2 ये आपका हो गया -4, m2 कितना है बेटा 1 है और x1 जो है वो आपका 1 है बटे m1 + m2 यानी 2 + 1। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी बच्चे को। ठीक है, यहाँ मात्र वैल्यू आपको जो है वो आपको लिखनी है ऊपर से देख के। तो ये 2/2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1 और y1 जो है वो कितना है 3 और बटे m1 + m2 यानी कि 2 + 1। यहाँ तक आ गया। ठीक है, 4 दूना 8 माइनस का 8 प्लस का 1 एकम कितना 1 और ये कितना हो गया आपका 3 जोड़ गए तो 6 दूना कितना हो गया 12 प्लस 3 एकम 3 और बटे कितना आपका ये 3। तो 8 से ये 1 गया तो माइनस के 7/3 और ये जो हो जाएगा 12 और 3 कितना हो गया 15/3। 3 से काट दो तो 5 15। तो आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा -7/3
कॉमा ये हो जाएगा आपका 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? जल्दी से नोट कर लो, अगला कराएं। जल्दी से नोट कर लो, अगला कराएं। यहाँ दिख नहीं रहा है ना, ये वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ इसको पार्ट को हम ऊपर लिख देते हैं। 8 से 1 गया, कितना बचा आपका? -7 बचा ना, बटे कितना है? 3। और बच्चे यहाँ जो है 12 3 कितने हो गए? 15/3 हो गए। तो 5 15 इस तरीके से है आपका। तो -7/3, 5 ये आपका आंसर है, ठीक है। अब कर लो नोट जल्दी से। चलिए अगला सवाल जो है वो आपका पहले का घा रहेगा। क्या रखा है आपसे पहले का घा कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या जो है बेटा आर से लिखते हैं, कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसका कोण जो है, कोण दे रखा है थीटा, कितना हो जाएगा? ये आपका 30 अंश है, तो 30 अंश बाई लिख दिया। पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा आपसे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कितना सरल सवाल है, ठीक है। क्या क्या रखा है कि एक जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 30 अंश है, ठीक है। हल करेंगे हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30/360, पाई 22/7, आर कितना है? आर 14 है। 2 बार लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ग है, ठीक है। तो ये काट दो 0 0, 3 से काट दो 3 × 3, 3 × 3, 3 दूना 6, और ये आपका 7 से काट दो 7 दूना 14, 2 से काट दो 2 6 12, और कटेगा? हाँ कटेगा भाई। 2 से फिर काट दो 2 3 6, 2 से 2 7 14, और कटेगा? नहीं कटेगा। 7 दूना 14, हाँ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 से 54 बटा कितना? 3, 1 से 54/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोच रहे हो सर जी कैसे काट दिया, ये कैसे काट दिया? तो भाई ये तुम्हें खुद काटना है ना। 0 0 हमने काटा, 3 से काटा 3 × 3, 3 दूना 6। तुम्हारे दिमाग में कैसे आ रहा है वो आप करना। 7 दूना 14 काटा, 2 से ये 6 काट दिया, फिर 2 से काटा 2 3 6, 2 7 14, 7 का इसमें उड़ा कर दिया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, क्योंकि जो है हासिल वो आपका 1 था और बटे में 3 है, ठीक है। अब इसको आप हल करना चाहो, जैसे पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन आपका उत्तर जो है आपका नंबर 1 आपका 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर मिलेगा। चाहे आप ऐसे ही लिख के चले आना, चाहे आप पॉइंट में इसको लिख देना, ठीक है। आपका नंबर जो है वो 2 मिलेगा, ठीक है। आपको टाइम जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। ऐसा तो नहीं है मस्ती काटते रहो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब अगला जो सवाल है वो आपका इस तरीके से है, ये आपका पहले का अड़ा रहेगा, वो इस तरीके से है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में संबंध बताइए। तो x और y में आपको संबंध पूछ रखा है, ठीक है। x और y में संबंध आपसे पूछ रखा है। क्या रखा है कि 3,6 और -3,4 से एक बिंदु जो xy है वो समदूरस्थ है। इस क्या रखा है कि 3,6 आपको क्वेश्चन जो है वो आपको नीचे देखेगा 3,6 और माइनस के 3,4 इन दोनों से जो है, इन दोनों से एक बिंदु है एक्स वाई, मान लिया एक बिंदु ये है x, y, ये जो है समदूरस्थ है। इन दोनों से कैसा? समदूर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी है? समान है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी है? समान है। इसका मतलब AC, चूंकि C बिंदु A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, तब क्या हो जाएगा? AC जो है वो बराबर किसके हो जाएगा? BC के। चाहे AC बराबर CB, बात तो वही है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब AC क्या है? अब AC क्या है? मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी आपको पता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे। एक काम करो जल्दी से इसको नोट करो, यहाँ कराएंगे बच्चे, इसको नोट कर दो।
तो चलिए समझते हैं। अब भाई ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब ए सी मतलब हमको ए लिख देना है 3,6 और सी जो है वो हमारा कितना है, वो हमारा है यहाँ पर x, y। ठीक है, ठीक है, ए सी की बात चलेगी तब। अब बी सी की जब हम बात करेंगे तो बी यहाँ लिख देंगे भैया -3,4 और सी जो है वो x, y। जब हम ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तब x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। इसी तरीके से बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 y1 ये हो गया, अब x2 y2 ये हो गया। समझ गए ना? दिख रहा है उधर? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए इसको सी को नीचे लिख देते हैं, इसको हमने x2 और y2 माना है। ठीक है, इतना। अब हमको क्या करना है, बीच की दूरी वाला फॉर्मूला हमको पता है, AC बराबर BC है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहां पर। अब हम BC के लिए बात करेंगे तो BC के बीच की दूरी फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। देखो ट्रिक फ्रिक नहीं चलेगी यहाँ पर। ट्रिक आप करना चाहोगे सर हम ये नहीं लगाएंगे हम और ट्रिक से कर देंगे, भाई ट्रिक से नंबर नहीं दे देगा वो। ये हाई स्कूल है, ये कंपटीशन का वो नहीं है। ठीक है, अब वर्क करने से रूट हट जाएगा। क्या किया हमने, वर्क कर दिया यहाँ पर। क्या किया, वर्क करने पर। तो जैसे हमने वर्क किया तो रूट यहाँ पर कैंसिल हो गया, वर्क करने से रूट हो गया कैंसिल। ठीक है, तो हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर क्या किया हमने, वर्क कर दिया है। वर्क करने पर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, यहाँ x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का मान लगा देते हैं। तो यहाँ बात है किसकी, AC की, ये बात है AC की, और ये जो मान है वो किसकी है, BC का मान है। तो AC में देखेंगे हम x2 माइनस x1, तो x और x1 कितना 3 है, तो पहले से पहला यानी x माइनस 3। इतना दिमाग कहाँ लगाओगे, 22 से 6 दूसरे से दूसरा। ठीक है, बार बार देखोगे क्या, x2 माइनस x1 क्या वैल्यू है, पहले से पहला दूसरे से दूसरा। पहले से पहला घटाऊं तो x से घटाएंगे -3 तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर दूसरे से दूसरा घटाएंगे तो 22 से घटाएंगे 4। ठीक है, होल स्क्वायर खोल दो इसका, तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 और माइनस का 3 दूना 6x, यहाँ हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 6 रंग 36 और ये 6 दूना कितना हो गया 12/22। यहाँ इसको खोलते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 दूना 6x और ये हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 4 चौगु 16 और ये माइनस का 4 दूना 8/22। जो कटे उसको काट दो, तो 22 स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे कैंसिल, हम 22 स्क्वायर से 22 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और 9 से बेटा 9 गया ये, चलिए 9 से 9 चला गया, और कुछ चला गया क्या, नहीं। और क्या करेंगे, अब बचा वो लिख लिया, तो कितना है 6x, ये 6x माइनस के 8y और प्लस के 16, वो वाले उतार लिए RHS वाले। अब LHS में जो भी है वो हम RHS में ले जाएंगे। ठीक है, ले जाओ, तो माइनस के 6x तो प्लस के हो गया। ठीक है, और कुछ ठीक है, माइनस के 12 हैं तो ये हो जाएंगे आपके प्लस के 12 भाई। 36 बेटा यहाँ प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। ठीक है, 6 और 6 कितना हो गया आपका 12, 6 और 6 ये कितना हो गया 12x हो गया। y की बात की जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है 8 में से 2 गया माइनस के 6y, यही तो बचेगा। और 36 से ये 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 36 से आपका ये कितना है 16 और बच्चे, ठीक है 36 से 36 से 16, 36 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। कितना बचेगा 20। ठीक है, x से x वाला पद, y से y वाला और आपका अचर पद से अचर पद, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 से भाग जा रहा है क्या, 2 से जा रहा है, कितने से जा रहा है 2 से जा रहा है, तो 2 से अगर हम भाग देंगे तो 2 तिया यहाँ पर बेटा, यहाँ देखो माइनस का 6 जो बचा है, यहाँ कोई दिक्कत है चेक करें यहाँ पर, ये कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, ये माइनस के 12 थे, पक्षांतर कर दिए तो यहाँ थोड़ा गलत हो गया बेटा, माइनस का है तो ये प्लस का 12 यहाँ हो जाएगा।
और 12 से 8 जाएगा तब यहाँ 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। और 4 से हम भाग दे देंगे। फिर क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे कितना? 20। आप इतना लिख दो, सही है, इतना लिख दो, सही है। लेकिन आप जो है, और जैसे आपका जो है किताब से सवाल है और किताब में कुछ ऐसे आंसर दिया है 3x माइनस y बराबर, माइनस का 5 है, पक्षांतर कर दो भाई, प्लस का हो जाएगा। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों ही सही हैं। किसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। माइनस प्लस यानी चिन्ह का आपको विशेष ध्यान देना है। जो भी सवाल आपका पूरा मैथ जो है चिन्ह पर आधारित है, थोड़ा भी आप भटके पूरा सवाल जो है आपका गलत हो सकता है, तो ये चिन्ह का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, अगला कराएं। चलिए अगला सवाल जो रहेगा वो आपका पहले का जो है वो 4 रहेगा, पहले का 4, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न आपके चल रहे हैं, ठीक है। पहले का 4, ये कभी कहीं कहीं 21 का दे रखा होगा, ठीक है। 21 का, ये 20 हो चुके थे तो 20 के बाद पहले का हो गया। कहीं कहीं किसी भी मॉडल में जो है 21 दे रखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सवाल से मतलब है भैया जी, सवाल से मतलब, नंबर से क्या मतलब, नंबर किधर है, ठीक है। तो क्या है क्या रखा है? यदि PE जो है वो आपका दे रखा है 0.95, ठीक है। तो E नहीं क्या रखा है? E नहीं, E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? E नहीं की प्रायिकता को हम क्या लिख सकते हैं भाई? E नहीं की प्रायिकता को क्या लिख सकते हैं? PE नॉट लिख सकते हैं। E नहीं की प्रायिकता क्या क्या लिख सकते हैं? PE नॉट, ऐसे ही तो लिखते हैं। ये हमको फाइंड करनी है। चलिए, तो हमको सूत्र पता है, सूत्र से कर दो चाहे डायरेक्ट 1 से घटा दो। क्या करो? 1 से तुरंत घटा दिया करो। तो क्या है सूत्र? हमको PE प्लस PE नॉट बराबर 1, यही तो होता है। अब PE जो है वो आपका कितना है? 0.95 प्लस PE नॉट आपको फाइंड करना है बराबर 1। चलिए पक्षांतर कर दो, तब PE नॉट जो है वो हो जाएगा आपका कितना? 1 माइनस 0.95। 1 में से घटाना है, घटाना तो जानती होगे, 0.95 कितना बचा भैया जी? 5 बचा, यहाँ से वैल्यू 9 बचे और ये 0 बचा, पॉइंट 0 बचा, तो कितना? 0.05, 0.05 पॉइंट वाला घटा जोड़ लेते हो, नहीं लिख पाते हो, इसको भी नहीं कर पाते हो, इतना तो हो जाता होगा, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चे। ज़्यादा सोचने समझने की इसमें वो नहीं है, ठीक है। जब भी आपसे PE दे रखा हो, P नॉट दे रखा हो, आपको PE निकालना हो कभी, तब क्या करना है आपको? 1 माइनस जो भी आपका दिया है, जैसे 0.3 दिया है तो 1 माइनस 0.3 कर देना है। अगर ये दिया है तो इसमें से 1 माइनस कर देना है, 1 से यानी 1 से घटाना है। 1 से घटा दो, PE दिया है, नॉट निकालना, 1 से घटा दो। PE नॉट दिया है, PE निकालना है, तब आपको 1 से घटाना पड़ेगा। 1 से घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से। तो चलिए बच्चे, वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी है सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। और जो भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। इसका अगला पार्ट जो है वो जब आप वीडियो देख रहे होगे तब तक तो भाई वो पड़ चुकी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखो और जल्दी से जो है दूसरी वीडियो जो है चैनल पर ही दे रखी होगी, वो उसको आप देख सकते हो जाके, ठीक है। वो वीडियो जो है उसमें आपका 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे जो है शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करेंगे।